हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर तीसरा है जिसमें हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र। इससे पहले हमने विद्युत जो आवेश होते हैं उसकी वजह से जो फोर्स लगता है उसके बारे में देखा था। तो इस वाले लेक्चर में विद्युत क्षेत्र को देखेंगे। अब विद्युत क्षेत्र क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमने देखा था सबसे पहले कि अगर यहाँ Q1 आवेश है और यहाँ Q2 आवेश है तो इन दोनों की वजह से जो फोर्स लगता है एक दूसरे पर वो हमने कैलकुलेट करना सीखा है। पर ओनली अगर एक ही आवेश हो तो उसकी वजह से कुछ तो होता होगा। अगर ओनली एक ही आवेश हो Q1 तब क्या होगा, ये कुछ तो जो सराउंडिंग है उसमें आसपास कुछ तो इफेक्ट डालता हो। तो वही इफेक्ट होता है इसमें विद्युत क्षेत्र, यानी जो भी आवेश होता है अपने आसपास एक क्षेत्र बना लेता है। उस क्षेत्र में जब भी कोई आवेश आता है तो उस पर एक बल लगता है। हम ओनली एक ही आवेश को लेकर हम देख रहे हैं कि ये इसका इफेक्ट क्या होता है आसपास। तो उस इफेक्ट को ही बोलते हैं इसका विद्युत क्षेत्र। जो ये आसपास अपना एक क्षेत्र बना लेता है, उस क्षेत्र में कोई भी आवेश लाने पर उस पर कितना बल लगेगा वो हमें उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से पता लग जाता है। तो टॉपिक आता है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता को बोलते हैं इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी को कैसे निकालते हैं, देखिए इसकी परिभाषा है कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कैसे, बल को लिखते हैं F इज इक्वल टू लिखते हैं के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसकी परिभाषा हम देते हैं एकांक आवेश पर। तो जो Q2 था अगर हम इसको एकांक आवेश ले लें यानी इसकी यूनिट ओनली 1 ले लें तो हमें पता लग जाएगा कि इस Q1 की वजह से कितना फोर्स लगेगा किसी भी पार्टिकल पर, जी तो किसी भी आवेश पर कितना बल लगेगा। तो अगर हम यहाँ पर Q2 बराबर 1 ले लें, इसको 1 इकाई, तब हमारे पास आ जाएगा ये जो बनेगा, तब वो बन जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको अगर हमें करना है तो एफ को अगर हम क्यू से डिवाइड कर दें तो हमारे पास मिलता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो ये परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश क्योंकि परीक्षण है तो इसको ये मैंने एक नोट से नाम दिया क्यू नोट। तो परीक्षण आवेश पर जितना बल लगेगा किसी क्षेत्र में तो उसको बोलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको जब Q1, इसको अगर ओनली एक ही आवेश है तो इसको क्यू नोट देंगे तो बनेगा, इसको ओनली क्यू देंगे क्योंकि किसी क्षेत्र पर है, क्यू नोट तो उसके कैंसिल हो गया। तो एफ अपॉन क्यू नोट इज इक्वल टू ई आता है। तो ये विद्युत क्षेत्र ओनली छोटा सा फॉर्मूला है, इसीलिए मैंने उस वाले जो चैप्टर इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने ओन ज़्यादा क्वेश्चन ही लिए थे, सदिश फॉर्म में था। तो सदिश फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो वो हम करेंगे इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ने के बाद, क्योंकि मैं इसी का वेट कर रहा था कि जब मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ने को मिलेगा तो उसके बाद हम जो विद्युत क्षेत्र में जो बल थे, बल और तीव्रता दोनों के एक साथ क्वेश्चन कर लेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एकांक आवेश पर लगने वाला बल होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो स्टूडेंट विद्युत क्षेत्र देखने के बाद हम देखेंगे कि आवेश हमेशा आपको जो पॉइंट फॉर्म में देखते हैं हम कि ओनली एक बिंदु आवेश देखते हैं, हर बार ऐसे देखने को मिलता है। आवेश अलग अलग तरीके से भी फैला हो सकता है। उसके लिए हम आवेश का वितरण देखते हैं कि आवेश का सतत वितरण अगर हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आवेश को अगर किसी फैला हुआ यानी किसी पृष्ठ पर किसी लंबाई पर अगर फैला हुआ तब हम कैसे करेंगे। मान लीजिए कि एक वायर लेते हैं, ये वायर है, अगर इस पर आवेश फैला हुआ है तो इसकी वजह से किसी पॉइंट पर कितना फोर्स लगेगा, अगर हमें ये कैलकुलेट करना हो इस आवेश की वजह से, अगर इस पॉइंट पर जो इससे कुछ आर दूरी पर है, अगर हमें इस तरह से निकालना हो जितने भी आर दूरी पर है, इससे फिक्स आर आर डिस्टेंस पर है, तो हमें इन सारे पॉइंट पर अगर इसकी वजह से निकालना हो तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आवेश किसी पृष्ठ पर हो, जैसे मान लीजिए ये पृष्ठ है, अगर हमें इस पर निकालना हो ये छोटे से भाग पर जिसका एरिया डी ए मान लीजिए इस पर हो, तब हम कैसे
इस तरह से इस डी एरिया पर भी। इसकी वजह से अगर किसी पॉइंट पर निकालना हो जो इससे आर डिस्टेंस पर है, तब हम कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर किसी वॉल्यूम में हो, यानी अगर हम इसको बनाएं, ये मैंने एक वॉल्यूम ले लिया, इसमें से छोटा टुकड़ा इस पर इस तरह से फैला हुआ पूरे वॉल्यूम में, तब इस छोटे से पार्ट की वजह से किसी आर डिस्टेंस पर फोर्स लग रहा हो, या फिर किसी आर डिस्टेंस में फील्ड निकालनी हो, इसकी विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता निकालनी हो, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम सतत आवेश वितरण का प्रयोग करते हैं, जो हमें दिया हुआ होता है। वैसे तो वो कैसे होता है, इसकी परिभाषा अलग अलग होती है कि अगर रैखिक तरीके से, अगर रेखीय, इसको पहले मिटा देते हैं, तो अगर रेखीय आवेश वितरण है, रेखीय आवेश वितरण अगर लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, ये लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है रेखीय आवेश में, तो मान लीजिए कि ये वायर है, रेखीय आवेश वितरण में रेखीय रूप से वितरित हो रहा होगा आवेश, यानी एक रेखा में हो रहा होगा, तो इसके लिए हमें एक लेमडा टर्म दी जाती है। इससे ये पता लगता है कि डेंसिटी कितनी है। ओनली अगर हम इसका छोटा सा पोर्शन लें, अगर इसका डी एल लेंथ लें, तो इसमें कुछ चार्ज होगा, वो चार्ज होगा डी क्यू, ठीक है। तो इसका जो अगर हम लेमडा निकालें तो ये आएगा जो घनत्व है, यानी डी क्यू बाई डी एल, यानी इस लेंथ में पर यूनिट इस लेंथ में कितना आवेश है, ये इसका घनत्व होता है। तो अगर हमें चार्ज निकालना है, अगर हमें चार्ज पता करना है कि इसमें चार्ज कितना है इतनी सी लंबाई में, तो हमें करना होगा लेमडा को मल्टीप्लाई करना होगा डी एल से, तो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ये लेमडा दिया हुआ होगा, रेखीय आवेश में इसका घनत्व दिया होगा, अगर हमें इसका पता नहीं है तो, क्योंकि अगर रेखीय रूप से फैला हुआ है तो हमें ये लेमडा दिया हुआ होगा। तो उससे क्या हम कर सकते हैं कि जो डेल्टा एल लेंथ के लिए, थोड़ी सी लेंथ के लिए हम आवेश का पता कर सकते हैं। तो ये घनत्व बताता है रेखीय, अगर रेखीय फॉर्म में अगर ये फैला हुआ आवेश, तो हमें इसका घनत्व दिया होगा, ये डेंसिटी। इसी तरह अगर ये फैला हुआ हो, अगर सरफेस पर, सरफेस यानी पृष्ठीय, पृष्ठीय पृष्ठीय आवेश वितरण, यानी आवेश अगर किसी पृष्ठ पर फैला हुआ, अगर ये किसी पृष्ठ पर फैला हुआ, तो हमें दिया जाएगा इस छोटे से, जो ये है डी ए, छोटा सा एरिया, इसके ऊपर कितना आवेश है, तो ये दिया होगा हमें सिग्मा से, इसके लिए सिग्मा टर्म यूज करते हैं। तो ये भी इसी तरह से आएगा डी क्यू बाई डी ए, यहाँ पर एरिया जाएगा, पर यूनिट एरिया में जितना आवेश है उस आवेश को बोलते हैं जो पृष्ठीय आवेश का घनत्व, यानी इसमें डेंसिटी इस तरह से। इसी तरह अगर वॉल्यूम में फैला हुआ हो, अगर किसी वॉल्यूम में फैला हो, यानी 3 डायमेंशनली व्यू में देखें, तो अगर इतने से इसका पता हो, तो ये आएगा लेमडा सिग्मा, और इसको बताते हैं रो से, इसको रो से, तो रो इज इक्वल टू आएगा, ये भी इसी तरह आएगा डी क्यू बाई डी बी। तो अगर हमें आवेश पता करना है तो इस रो को डी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें डी क्यू पता करना है, अगर इतने से पोर्शन में अगर हमें आवेश पता करना है तो आएगा रो डी बी। उसमें ओनली डेंसिटी दी जाती है कि पर यूनिट वॉल्यूम में इतनी है, तो आपको ओनली कुछ नहीं करना, छोटे से वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देना, ताकि आपको उस छोटे से एरिया में आवेश पता लग जाए। इसी तरह से आपको डेंसिटी दे दी जाएगी, तो पता लग जाएगा कि पर यूनिट एरिया में अगर इतना आवेश है, तो अगर इसको डेल्टा ई से इसे मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको उस छोटे से एरिया में कितना आवेश है वो मिल जाएगा। इसी तरह अगर रेखीय आवेश घन तो पता हो कि पर यूनिट लेंथ में इतना है, तो इस छोटी सी डेल्टा एल लेंथ में कितना होगा ये पता लग जाएगा। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके आप ये आवेश पता कर सकते हैं कि छोटे से एरिया में कितना आवेश है, या तो डायरेक्ट दे दिया जाएगा, अगर नहीं दिया जाएगा तो ये घनत्व दिया जाएगा, दोनों में से एक टर्म दे दी जाएगी, इससे आप आवेश का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसमें बस ये ओनली एक छोटा सा टॉपिक था
इसके बाद हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल कर सकते हैं। उसके पहले हम जो हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ा था, तो हमने फोर्स के लिए भी एक फॉर्मूला डिराइव किया था, और विद्युत क्षेत्र के लिए भी हम जो फॉर्मूला बनाया था एक बार उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करें। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसका फॉर्मूला हमने देखा, E इज इक्वल टू आता है F अपॉन क्यू नॉट, और F जो आता था वो Q1 Q2 से आता था, तो ओनली E में एक Q आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, यानी इस Q जो चार्ज है इसकी वजह से जितना क्षेत्र है इसका उसकी तीव्रता इस वाले फॉर्मूले से। तो या तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, अगर आपको फोर्स निकालना है तो आप ओनली कुछ नहीं करना है, उसमें जो आवेश है आपका, जो ये टेस्टिंग के लिए जो आवेश है क्यू नॉट, उसको मल्टीप्लाई करना है उस क्षेत्र से, तो उससे पता लग जाएगा कि उस क्यू पर कितना फोर्स लगेगा। तो आप इस तरह से करते हैं क्यू ई, अगर क्यू नॉट आवेश ले जाएंगे, अगर क्यू आवेश ले जाएंगे तो क्यू से कर सकते हैं मल्टीप्लाई, जितना भी विद्युत क्षेत्र दिया जाएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे जो टेस्टिंग वाला आवेश है उससे, तो उस आवेश पर फोर्स आ जाएगा इस वाले फॉर्मूले से। तो और किसी आवेश क्यू की वजह से जो क्षेत्र होता है उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, तो जितना आवेश है उसकी वजह से इंटेंसिटी इस वाले फॉर्मूले से आती है। तो ओनली एक ये फॉर्मूला था, एक ये था, और फोर्स के लिए हमने एक फॉर्मूला देख ही रखा है कूलाम का लॉ, जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फिर उसके बाद हमने सतत आवेश वितरण भी देखा कि आवेश का वितरण कैसे होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आपको ये जो भी ये 1 2 3 ये 3 फॉर्मूला है इनके ऊपर आपको जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो हम पहले लेते हैं एक क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ हमने एक क्वेश्चन लिया है, इससे पूछा गया है कि 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली है ना, ये एम जी, ये मिलीग्राम द्रव्यमान वाली तथा 6 इलेक्ट्रॉन के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित लटकी है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें ये सिमिलर है जो मिलीकन ने तेल बूंद प्रयोग किया था आवेश ज्ञात करने के लिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इसी तरह का एक प्रयोग किया था उन्होंने, वो कैलकुलेशन उसमें इसी तरह की थी। उसमें क्या किया गया था कि एक एपरेटस होता है, उसमें ये एपरेटस होता है जैसे मान लीजिए एक कंटेनर होता है, उसमें यहाँ पर एक छेद रहता है छोटा सा, यहाँ से तेल की बूंदें गिराई जाती है और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दिया जाता है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र होता है जिसमें किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र समान रहता है, यानी चेंज नहीं होता है। ये विद्युत क्षेत्र समान कैसे बनता है, समरूप विद्युत क्षेत्र अगर हम एक प्लस वाली प्लेट लें और एक माइनस वाली प्लेट, जो एक तो धन आवेश वाली रहती है इधर से और एक ऋण आवेश वाली, तो इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र होता है इसके ये समान विद्युत क्षेत्र होता है लगभग, अगर ये इनकी डिस्टेंस मतलब कम है तो, अगर ज़्यादा है तो ये परिवर्तित हो जाता है, लेकिन अगर कम है इनके बीच में तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र, यानी आवेश को आप यहाँ रखो यहाँ रखो यहाँ रखो, एक जैसा इस पर फोर्स लगेगा। तो इस तरह से उन्होंने एक विद्युत क्षेत्र पैदा किया प्लेटों से। तब उन्होंने क्या किया, ये किया कि धीरे धीरे बढ़ाते गए क्षेत्र। अगर मान लीजिए यहाँ इन दोनों में विद्युत क्षेत्र है, ये चार्ज है, ये इनको चार्ज कैसे किया गया, यहाँ से एल्फा पार्टिकल डाले गए, यहाँ से एल्फा बीम डाली गई यहाँ, तो ये चार्ज हो गए। अब जब चार्ज किसी विद्युत क्षेत्र के बीच में आता है तब उसमें वो एक फोर्स का अनुभव करता है, तो ये इसमें नेगेटिव चार्ज था तो इस वाली प्लेट को पॉजिटिव कर दिया गया, उसको नेगेटिव, यानी विद्युत क्षेत्र में इधर की तरफ फोर्स लग रहा था इलेक्ट्रॉन पर, ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन थे इसके ऊपर, ये चार्ज है। तो ये जो एक बूंद थी, जो ये एक बूंद थी, इसको विद्युत क्षेत्र को धीरे धीरे बढ़ाते गए, बढ़ाने पर क्या हुआ कि ये भार की वजह से तो नीचे आ रही ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, और जो विद्युत क्षेत्र है वो लग रहा है इसके ऊपर, तो इसमें एक टाइम पर ऐसा क्षण आया कि जो गुरुत्वाकर्षण बल था वो विद्युत क्षेत्र के बराबर होगा और ये बूंद यहाँ पर स्थिर हो गई हवा में। तो इसी का यूज करके उन्होंने द्रव्य ये विद्युत आवेश का कैलकुलेशन किया था एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो मैंने वही वाला क्वेश्चन लिया है यहाँ पर, इसी तरह की कैलकुलेशन है इसमें भी। ठीक है, ये थोड़ा सा एक छोटा सा एक उदाहरण था जिसमें आपको समरूप विद्युत क्षेत्र भी बताना था और मिलिकन का तेल बूंद प्रयोग भी बताना था, तो मैंने ये क्वेश्चन लिया। इसमें एक बार फिर से देख लेते हैं, जो 0.022 mg यानी मिलीग्राम द्रव्यमान वाली एक बूंद है जिस पर 6 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है, तो उस पर समरूप विद्युत क्षेत्र की वजह से बल लग रहा होगा।
तो उसकी वजह से क्या वो स्थिर लटक गई। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमें एक बूंद पर अगर आवेश है तो उस आवेश पर कितना बल लग रहा होगा विद्युत क्षेत्र में, पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फोर्स जो होता है, फोर्स कितना लगता है विद्युत क्षेत्र में, अगर कोई आवेश है, अगर क्यू आवेश है, क्यू आवेश है तो उस पर फोर्स कितना लगता है, उसको अगर आप विद्युत क्षेत्र से मल्टीप्लाई कर लें तो उतना ही फोर्स लगता है, क्योंकि फोर्स हमने ये निकाला था कि पर यूनिट आवेश पर लगने वाला फोर्स ही विद्युत क्षेत्र होता है। तो अगर क्यू आवेश है तो उस पर उसका ही मल्टीपल में इतना ही उस पर फोर्स लगेगा। तो ये तो आ गया फोर्स, ये फॉर्मूला हमने देखा विद्युत क्षेत्र में। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी आवेश की वजह से जो फोर्स लग रहा है, और गुरुत्वाकर्षण की वजह से फोर्स लग रहा होगा बूंद पर। तो इसको एफ जी दिखाते हैं। एफ जी वो क्या होगा, उस बूंद का मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो अगर ये स्थिर लटकी हुई है, यानी अगर मैं इस बूंद को बनाऊं यहाँ जिस पर चार्ज है, जिस पर 6 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है ना, यानी क्यू आवेश मान लीजिए इस पर, क्योंकि हम क्यू से दिखा रहे हैं तो इसमें मान लीजिए क्यू आवेश है, या द्रव्यमान दिखा लेंगे जिस पर मान लीजिए क्यू आवेश है, और इसका द्रव्यमान मान लीजिए एम है। तो इस पर नीचे तो लग रहा होगा एम जी, जो गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो फोर्स है, और जो इलेक्ट्रॉन यानी इसको ऊपर की तरफ किया होगा ये विद्युत क्षेत्र, तभी तो ये बैलेंस होगा। अगर विद्युत क्षेत्र भी नीचे ही हो तो ये और ज्यादा एक्सीलरेट करेगी, तब तो स्थिर हो ही नहीं सकती। यानी विद्युत क्षेत्र की ये दिशा इस तरफ है। तो इस पर फोर्स लग रहा है विद्युत क्षेत्र की वजह से ऊपर की तरफ। ये कितना लग रहा है, ये लगेगा क्यू, इसका जितना चार्ज है क्यू इंटू इस क्षेत्र की तीव्रता। तो क्षेत्र की तीव्रता यानी ये जो फॉर्मूले में हमसे ये फोर्स निकला है उसको हमने ऊपर की तरफ बनाया, और इसको नीचे की तरफ। ये हवा में तब लटकी रह सकती है जब ये दोनों बराबर, तो इसको बराबर करते हैं। तो हमें करना है एफ ई इज इक्वल टू एफ जी। एफ ई कितना आएगा हमारे पास, क्यू ई इज इक्वल टू एफ जी की जगह आएगा एम जी। ये फोर्स डायरेक्ट हमें जो जो वैल्यू दी है पहले वो रखते हैं। वैल्यू रखने में आपको गलती नहीं करनी है। सबसे पहले आप यूनिट सेम कर लीजिए। दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो मास लिख लेते हैं सबसे पहले। मास इज इक्वल टू 0.002 लिखा हुआ है, हम इसको कर लेते हैं 1 2 3, इसको लिखते हैं 2 × 10⁻³ तो ये हो गया। अब ये क्या है, इसको तो ओनली अभी ये लिखा, अभी ये है मिलीग्राम, ये है मिलीग्राम, हिंदी में लिख लेते हैं मिलीग्राम। तो मिलीग्राम को सबसे पहले ग्राम में चेंज करना होगा, वो क्या होगा 2 × 10⁻³ ये तो चल ही रहा है। मिलीग्राम को पहले ग्राम में कर दो, मिली यानी कितना होता है 10⁻³, तो ये तो हो गया ग्राम में। पर हम ग्राम भी यूज नहीं करते, हम करते हैं किलोग्राम यूज। तो हमें करना होगा 2 × 10⁻³ इंटू 10⁻³ उस ग्राम को किलोग्राम में करेंगे तो एक बार फिर 10⁻³, तो कितना होगा 3 3 6 3 9, तो ये आएगा 2 × 10⁻⁹ इस बूंद का ये द्रव्यमान आएगा। अब लिख सकते हैं हम किलोग्राम। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले 0.002 था, तो इसको तो पहले तो पूरे पूरे नंबर में चेंज कर लिया। तो ये यहाँ से पॉइंट हटेगी तो इसके नीचे ये 1000 आएगा। तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा 2 × 10⁻³ और ये था मिलीग्राम चल ही रहा है। मिलीग्राम को ग्राम में चेंज किया तो 10⁻³ एक बार फिर आया। फिर इस ग्राम को फिर किलोग्राम में किया तो हम आएगा हमारे पास 2 × 10⁻⁹। तो ये यूनिट चेंज करने का सबसे पहले यहाँ था। इस पर है 6 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश, क्योंकि हमें क्यू भी निकालना है ना, तो क्यू निकालने के लिए क्यू बराबर होएगा 6 इलेक्ट्रॉन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो नंबर है 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। ये भी मिल गया। क्यू मिल गया ई, ई दिया हुआ है, ये तो निकालना है, ई निकालना है। एम हमने लिख लिया, जी हमें पता है, जी हम अभी अभी के लिए इसको ओनली 10 ले लेंगे, वैसे 9.8 होता है तो इसको 10 ले लेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट भी लिखते जाइए, हमेशा यूनिट लिखनी है आपको। तो एम मिल गया, जी मिल गया, क्यू है, ई निकालना है। तो यहाँ से ई के लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं, ई इज इक्वल टू एम जी अपॉन क्यू। एम जी क्या आएगा, एम की जगह रखेंगे 2 × 10⁻⁹, 10⁻⁹,
जी, जी की जगह रखेंगे वापस 10, क्यू की जगह रखेंगे 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये आ गया क्यू। बस यही करना था, हो गया ना पूरा। तो ये हो गया हमारे पास, ये लगभग 1 के हो जाएगा, तो छिन में 9.6, तो ये कुछ लगभग 10 के बराबर होगा। तो हम ऐसे ही करते हैं, इसको इस वाले 10 से काट देते हैं, ये लगभग 10 ही होगा। और ये 19 ऊपर जाएगा तो बनेगा प्लस के 19, उसमें से 10 जाएंगे तो ये आएगा 2 इंटू 10⁻10। ठीक, इसकी यूनिट क्या आएगी, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। ठीक है ना, तो ये इतना इसका विद्युत क्षेत्र आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम आगे और क्वेश्चन करेंगे, वो हम करेंगे अगले लेक्चर में। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड।